Bismillahirrahmanirrahim. Topic which we are going to share with you people today is from chapter number 26, Miller and Halley Zoology, Circulation and Gaseous Exchange. और इस टॉपिक में जो पहला पोर्शन वर्टिब्रेट के रेफरेंस से दैट्स अबाउट ब्लड सेल्स एंड ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्टिब्रेट ब्लड एंड ब्लड सेल्स. इफ वी गॉट टाइम तो हम वर्टिब्रेट ब्लड वेसल्स के हवाले से भी डिस्कशन कंप्लीट करेंगे इसमें. वेल, you know that all types of circulatory system, they are basically made up of three components. They have three parts. और उन थ्री पार्ट्स में हम बात करते हैं कि एक कंपोनेंट तो होता है हमारे पास पंपिंग ऑर्गन हार्ट, सेकंड ब्लड वेसल्स एंड देन सर्कुलेटिंग फ्लूइड और ब्लड वेसल्स. सर्कुलेटिंग फ्लूइड भी है, ब्लड वेसल्स भी हैं और पंपिंग ऑर्गन या हार्ट. सबसे पहले जो कंपोनेंट हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सर्कुलेटिंग फ्लूइड और ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट्स. All vertebrates are having a closed circulatory system. और closed circulatory system का जो प्लान है उसको आप देख सकते हैं कि हार्ट से जब ब्लड जाता है आर्टरीज आर्टरियोल्स के अंदर तो वो कैपिलरीज में जाके डिस्ट्रीब्यूट होता है. और कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये कलेक्ट होगा वेन्यूल्स और वेन से और वहीं से दोबारा वापस हार्ट में वेना केवा या वेन्स के नेटवर्क के थ्रू वापस हार्ट में. एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस जिस लेवल पे होता है दैट इज द लेवल ऑफ कैपिलरीज. इसमें न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे आर ट्रांसपोर्टेड आउट और जो वेस्ट है और CO2 है दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड. इनकमिंग ब्लड उसमें से ऑक्सीजन जाहिर है ज्यादा होती है वो और न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा होते हैं. ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सेल्स को मिल जाएंगे और सेल से अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वेस्ट कलेक्ट करने के बाद ब्लड वापस जाएगा. एंड ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट थ्रू आर्टरीज, आर्टरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्स, वेन्यूल्स. ये सारे कंपोनेंट्स डिस्कस किए गए हैं कि जिनके अक्रॉस एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होगा वो सिर्फ कैपिलरीज हैं, लेकिन बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है इट इंक्लूड्स aorta first of all, then arteries, arterioles, which further divide to form capillary network. Capillaries के बाद जब collection होती है तो venules, veins and then again vena cava. और exchange अगर ये direct cells हैं, for example ये कोई cell है तो इस cell के साथ exchange direct नहीं होता बल्कि exchange होगा via interstitial fluid. ये fluid जिसे हम interstitial fluid कह रहे हैं पहले वो substances की intake करेगा. नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है विद रेफरेंस टू ब्लड, इट्स अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ ब्लड सेल्स. आप इसमें देख लीजिए कि जनरली अगर हम ह्यूमन को कंसीडर करें, ह्यूमन ब्लड या किसी भी वर्टिब्रेट ब्लड की बात करें तो ब्लड को जब सेंट्रीफ्यूज किया जाता है 55% पोर्शन ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा एंड रिमेनिंग 45% दे आर द blood cells, out of which 45% वो कह रहे हैं टोटल ब्लड सेल्स में रेड ब्लड सेल्स हैं and 1% of the total blood they are the leukocytes, mean white blood cells as well as platelets. मिडल में और सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट है ब्लड सेल्स का वो है एरिथ्रोसाइट्स जिनको रेड में शो किया गया है, रेड ब्लड सेल्स. तो पहले इसमें से हम ब्लड सेल्स की अगर डिटेल देखें, ब्लड सेल्स के हवाले से बात करें, ये फ्लो चार्ट आपको नजर आ रहा होगा बेटे यहाँ पे. That undifferentiated stem cells. In case of vertebrates, blood is formed continuously from the blood cells, blood stem cells, which are found in the bone marrow. Bone marrow में undifferentiated stem cells होंगे, and these stem cells, they may be distributed further into three types: red blood cell precursors, erythrocyte precursors, white blood cell precursors, as well as megakaryocytes, which will ultimately give birth to the platelets. Erythrocyte precursors, they differentiate further to form red blood cells by passing through various stages. Different stages से गुजर के ये बनाएंगे बेटा red blood cells. Development की different stages से गुजर के. And after that,
अगर हम व्हाइट ब्लड सेल प्रिकर्सर्स की बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल्स में से कुछ थाइमस के अंदर पास कर जाते हैं, स्पेशली जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स की टाइप है, लिम्फोसाइट्स वो, and some of them they also pass, a granulocytes they also pass to the lymphatic system after being converted into monocyte. पहले मोनोसाइट बनेंगे और फिर मोनोसाइट जो है वो बाद में lymphatic system में भी जाएंगे. मोनोसाइट्स में से कुछ पोर्शन जो है वो आप कह लें मैक्रोफेजेस में, जो मोनोसाइट जो मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होते हैं, दे मूव इनटू द टिश्यूज एज वेल. टिश्यूज में, लिम्फेटिक सिस्टम में, बाकी बॉडी सेल्स में वो मूव कर जाते हैं. मोनोसाइट्स दे विल फॉर्म लार्जेस्ट सेल्स व्हिच आर नोन एज मैक्रोफेजेस, जो फेगोसाइटोसिस में रोल प्ले करेंगे बेटा. लिम्फोसाइट जो कि लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे इसके नाम से शो हो रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम में जाके मैच्योर होते हैं. इनमें बी सेल्स भी हैं और टी सेल्स भी. टी सेल्स गेट्स मैच्योर इन द थाइमस ग्लैंड, और जो बी सेल्स हैं ये इंटेस्टाइन के अंदर कुछ लिम्फ नोड्स में जाके बी लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं. बी लिम्फोसाइट दे फॉर्म प्लाज्मा क्लोन सेल्स. प्लाज्मा क्लोन सेल्स डायरेक्ट एंटीबॉडीज प्रोवाइड करेंगे. एंटीबॉडीज प्रोडक्शन प्लाज्मा क्लोन सेल्स का काम होता है. जबकि लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स, दे आर इन्वॉल्व इन द डायरेक्ट इम्यून रिस्पॉन्स. ये डायरेक्ट इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं. ल्यूकोसाइट प्रिकर्सर्स में से सेकंड जो कंपोनेंट है, एक तो है ना ए ग्रेन्युलोसाइट जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं बनते. सेकंड है बेटा ग्रेन्युलोसाइट्स. डिटेल में आगे इनकी डायग्राम के साथ शेयर करता हूं आपके साथ. दैट ग्रेन्युलोसाइट्स दे आर फर्दर divided into eosinophils, basophils, neutrophils, which are differentiated on the basis of their nuclei. किनमें न्यूक्लियस किस टाइप का है, उस बेस पे, न्यूक्लियस की जो मॉर्फोलॉजी की बेस पे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होती है. इयोसिनोफिल पैरासाइट्स पे अटैक करेंगे और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस को इनएक्टिवेट करते हैं. बेसोफिल हेपरिन और हिस्टामिन प्रोड्यूस करेंगे. हेपरिन एंटी क्लॉटिंग एजेंट, हिस्टामिन इन्फ्लेमेशन कॉजिंग. एंड न्यूट्रोफिल्स they are involved in the phagocytosis process, phagocytosis of smaller particles. तो ये हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल की कुछ टाइप्स हैं जो ल्यूकोसाइट प्रिकर्सर से डेवलप होंगी. एंड मेगाकैरियोसाइट्स, they ultimately they are broken down, they are converted into platelets or thrombocytes, which are not true cells but thrombocytes. They are responsible for blood clotting process. Overall vertebrate blood क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, CO2, ऑक्सीजन टुवर्ड्स द टिश्यूज, CO2 टिश्यूज से लेके वापस लंग्स तक, अवे फ्रॉम द टिश्यूज. न्यूट्रिएंट्स टुवर्ड्स द बॉडी टिश्यूज, वेस्ट अवे फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज. डिफेंस करेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ, जैसे हम बात करें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. मैक्रोफेजेस जो है वो हमारे इम्यूनिटी का हिस्सा है. इम्यून सिस्टम में फिर बी और टी सेल, स्पेसिफिकली सेल्स एंड वायरसेस, ये एंटीजेंस के तौर पे जो बॉडी के अंदर एंटर होंगे सब्सटेंसेस, उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करेगा? दिस व्हाइट ब्लड सेल्स. ब्लड लॉस थ्रू कोगुलेशन, ये कौन काम करेगा? प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स. एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड पीएच इज द फंक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा एक्चुअली, जिसमें वाटर कंटेंट्स जो है वो मेन रोल प्ले करेंगे थर्मो रेगुलेशन पार्ट के तौर पे. बिकॉज यू नो ब्लड इज अ लिक्विड, vertebrate blood is classified as a specialized type of connective tissue. It's a type of connective tissue in vertebrates. And like other connective tissues, blood contains a fluid matrix called plasma and cellular elements called formed elements, as shown as depicted in the next slide, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया. That if we centrifuge blood, it will form two types of components. Major portion will be the blood plasma and other portion will be the blood cells. तो blood plasma और blood cells ये दो तरह के components develop हो रहे होते हैं. इसको हमने पहले भी बेटा डिस्कस किया. There are various other components. अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में मेजर पोर्शन होता है water, 90% water and 10% other dissolved substances. उन 10% dissolved substances में से 7% तो ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन. 75% जो प्रोटीन का पोर्शन है प्लाज्मा के अंदर, इन 7% में से
जो 75% फर्दर आप करें इन प्रोटीन्स के हवाले से तो वो एल्ब्यूमिन है 3/4 पार्ट, 1/4 पार्ट ग्लोबुलिन्स है और फिब्रिनोजेन लेस देन 1 पार्ट जो है वो या 1% वो बनाती है. The concentration of these plasma proteins, they are involved in the distribution of water between blood and extracellular fluid, as well as they are involved in maintenance of osmotic pressure. यहाँ पे इन्होंने एल्ब्यूमिन की जो कंसंट्रेशन दी है दैट इज 60%, बाजू को भी उसको 75% या 3/4 पार्ट भी लिखा हुआ है. It plays important role with respect to water movement as well as maintenance of osmotic potential osmotic pressure, उसके हवाले से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. फिर अगर हम फिब्रिनोजेन की बात करें, फिब्रिनोजेन यू नो इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग process, and globulins they include immunoglobulins such as antibodies and various metal binding proteins which may play their role for the gaseous exchange. एक टर्म यूज होती है ब्लड के हवाले से प्लाज्मा की और एक टर्म यूज होती है सीरम की. प्लाज्मा तो हम कहते हैं टोटल ब्लड माइनस ब्लड सेल्स दे फॉर्म ब्लड प्लाज्मा. और अगर हम ये बात करें कि प्लाज्मा में से भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स उनको निकाल दिया गया है तो बाकी जो बचेगा बेटा वो कहलाएगा सीरम. जस्ट लुक एट द डायग्राम. ये प्लाज्मा है बेटे. प्लाज्मा जो 55% पोर्शन है, लेस देन 1% व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और फिर रेड ब्लड सेल. इस प्लाज्मा को अगर हम मजीद देखें और इसकी फर्दर सेंट्रीफिकेशन करें तो उसमें जो ब्लड क्लॉटिंग पोर्शन है उसको निकाल के बाकी सारा पार्ट serum कहलाएगा. Serum is the plasma which the proteins involved in blood clotting have been removed. जिसमें से blood clotting protein remove कर दी जाए वो कहलाएगा हमारे पास प्लाज्मा का पार्ट. The gamma globulin portion, it functions in the immune response because it consists mostly of the antibodies. ये सीरम का पार्ट हो सकते हैं, globulin proteins और antibodies. And the remaining 3% of plasma is composed of electrolyte ions, amino acids, glucose, and other nutrients. It also has various enzymes, hormones, metabolic waste, as well as traces of many inorganic and organic molecules. ये सारे components blood plasma का part हो सकते हैं. Well, इसके बाद अगर आप discuss करें next, there are certain components which are named as blood cells or formed elements. फॉर्म्ड एलिमेंट से ब्लड सेल्स की अगर हम बात कर रहे हो तो इसमें बेटा मेन कंपोनेंट्स आते हैं रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. रेड ब्लड सेल्स नेम्ड एज एरिथ्रोसाइट्स, दे आर द मोस्ट abundant cells. Then leukocytes, white blood cells and platelets, thrombocytes. White blood cells are present in lower number while the red blood cells they are the highest. ये ब्लड वेसल से ब्लड सेल्स और बाकी कंपोनेंट्स आपको रिलीज होते नजर आ रहे हैं और इससे आपको इसका रिलेटिव जो नंबर है रेड ब्लड सेल्स का, प्लेटलेट्स का, प्लाज्मा का पोर्शन, व्हाइट ब्लड सेल, उसकी एक रफ सी रिप्रेजेंटेशन है कि रेड ब्लड सेल मोस्ट अबंडेंट है, फिर व्हाइट ब्लड सेल है. अगर हम रेड ब्लड सेल्स का नंबर देखें तो मेल्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर. पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में मेल्स में रेड ब्लड सेल्स का नंबर होता है 4.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन, 45 से 55 लाख के दरमियान एक क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में. एक क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड अगर इतना सा ब्लड लें या इससे भी गालबन कम तो उसमें 45 टू 55 लाख मेल्स में और फीमेल्स में 4 टू 4.5 मिलियन, 40 से 45 लाख रेड ब्लड सेल्स मौजूद होंगे सेम उसी अमाउंट ऑफ ब्लड में. जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स कितने होंगे सेम अमाउंट ऑफ ब्लड में? व्हाइट ब्लड सेल्स का नंबर बेटे होगा जस्ट 7,000 टू 8,000, 7,000 से 8,000 के दरमियान. और प्लेटलेट्स, इसके हवाले से आपने काफी सुना होगा न्यूज में प्लेटलेट्स के रेफरेंस से कि प्लेटलेट्स का नंबर जो है, प्लेटलेट्स दे अकाउंट फॉर 2 लाख टू 2,50,000, 2 से 2.5 लाख उसके दरमियान प्लेटलेट्स का नंबर होता है इसी सेम अमाउंट ऑफ ब्लड में. जहां पे 45 से 55 लाख हम रेड ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं, वहां पे 2 से 2.5 लाख प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं और
जो व्हाइट ब्लड सेल्स का नंबर है वो लैख की बजाय होता है जस्ट थाउजेंड्स में, यानी 7,000 to 8,000, ऑन द एवरेज 7,500 की वैल्यूज भी बाज जगह पे लिखी होती है। तो इससे आप इनकी रिलेटिव अबंडेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का या इम्यूनिटी का एक मेजर पार्ट है, व्हाइट ब्लड सेल्स इनमें दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है बेटे फर्दर। दे आर डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स एज वेल एज एग्रेन्युलोसाइट्स। ये आपको व्हाइट ब्लड सेल्स की डिफरेंट टाइप्स नजर आ रही हैं। जिन व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर ये आपको ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं, ग्रेन्युलर पोर्शन नजर आ रहे हैं, दानेदार से स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, दे आर रेफर्ड एज ग्रेन्युलोसाइट्स, eosinophils, basophils, and neutrophils. They are the type of white blood cells which are having granules inside them. इनमें granules मौजूद हैं. These granules may have certain oxidative enzymes. Oxidation reduction में involved enzymes हो सकते हैं. And those white blood cells which are without these granules, जिनके cytoplasm में granules नहीं होते, वो दो categories हैं, lymphocytes and monocytes. ये आते हैं हमारे पास बेटा ए ग्रेन्युलोसाइट्स की कैटेगरी। वेल, हम बात कर रहे थे व्हाइट ब्लड सेल्स के रेफरेंस से। सबसे पहले इन्होंने रेड ब्लड सेल्स के हवाले से डिस्कशन की इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। रेड ब्लड सेल्स, एज यू नो, दे आर रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में इनका मेजर रोल होता है। और रेड ब्लड सेल वर्टिब्रेट्स के अंदर बेसिकली दो तरह के नजर आते हैं। टू टाइप्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स have been observed in the vertebrates. One of them is nucleated red blood cells, जो mature stage पे भी न्यूक्लियस रिटेन करते हैं, और दूसरे जिनके हवाले से आपने ह्यूमन में डिस्कस किया हुआ है कि मेच्योर स्टेज पे उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ये जस्ट देखिए कंपैरिजन है। एक फर्स्ट जो डायग्राम नजर आ रही है, अ न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल फ्रॉम अ सैलमेंडर, एक एम्फीबियन का रेड ब्लड सेल शो किया हुआ है अल्फा डायग्राम। इट्स न्यूक्लिएटेड, ये इसका न्यूक्लियस है जो डार्कली स्टेन्ड रीजन नजर आ रहा है। देन another red blood cell which is nucleated in snake, ये बीटा डायग्राम में स्नेक के रेड ब्लड सेल हैं, इनमें भी न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लिएटेड सेल्स फ्रॉम ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एक बर्ड है, बर्ड के अंदर भी जो रेड ब्लड सेल्स हैं जनरली वो न्यूक्लिएटेड है। फिर कैंगरू, एक मैमल, और फिर कैमल, इन्यूक्लिएटेड, ये पॉइंट नोट कीजिएगा, इन दोनों के रेड ब्लड सेल्स मेच्योर स्टेज पे विदाउट न्यूक्लियस है। इट मींस वर्टिब्रेट्स के अंदर न्यूक्लिएटेड एज वेल एज इन्यूक्लिएटेड दोनों तरह के जो है वो रेड ब्लड सेल एग्जिस्ट करते हैं। एवियन रेड ब्लड सेल्स यानी बर्ड्स के रेड ब्लड सेल्स के हवाले से एक पॉइंट यहाँ पे ऐड किया गया, दैट दे आर ओवल शेप्ड, न्यूक्लिएटेड, एंड दे आर लार्जर देन द मेमिलियन सेल्स। जैसे इसमें चार्ली डायग्राम में ऑस्ट्रिच के रेड ब्लड सेल शोन है, दे आर लार्जर देन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स generally, and they are nucleated as well. इसके बाद बेटा हम अगर बात करें रेड ब्लड सेल की, तो रेड ब्लड सेल्स की एक्चुअल ये जो आपको शेप नजर आ रही है बाइकनकेव डिस्क लाइक, दीज आर द रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन के रेड ब्लड सेल्स हैं, और इसमें न्यूक्लियस नहीं है। 95% portion of this red blood cell is made up of hemoglobin, which is responsible for the transport of oxygen gas. तो लंग्स टू बॉडी टिश्यूज जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी है वो इसके थ्रू होगी। मोस्ट मेमिलियन रेड ब्लड सेल्स दे आर इन बाइकनकेव डिस्क लाइक। However, the camel and llama, they may have elliptical red blood cells. लामा के अंदर ऑब्जर्व किया गया कि शायद उनमें न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स हैं मैमल्स के अंदर। तो बाद में फर्दर रिसर्च से बात सामने आई कि लामा के अंदर जो रेड ब्लड सेल न्यूक्लिएटेड थे वो एक्चुअली इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स थे जो वो बाजू का सर्कुलेशन में रिलीज करता है। तो मैमल्स में भी इमेच्योर स्टेज पे रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है, बाद में ज्यादा हीमोग्लोबिन को अकोमोडेट करने के लिए और ब्लड कैपिलरीज जो रिली थी ना उसमें से पास थ्रू करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए कि बेंड कर सके, न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। और रेड ब्लड सेल्स की लाइफ इन केस ऑफ ह्यूमन
that is 120 days और 4 months. 4 months के बाद रेड ब्लड सेल जो है वो रिसाइकल होते रहते हैं साथ साथ. मीन आज जो बन रहे हैं 120 डेज के बाद, कल जो बन रहे होंगे नेक्स्ट 120 डेज के बाद, इस तरह हमारा ब्लड रिसाइकल होता है. The shape of a biconcave disc, it provides larger surface area for gaseous diffusion than a flat disc. कि इस तरह की शेप का जो सरफेस एरिया है बिल्कुल एक फ्लैट अगर इसकी शेप होती उससे ज्यादा होता है. Generally, the lower vertebrates they tend to have fewer but larger red blood cells than the higher invertebrates. Higher invertebrates में क्या आ जाता है? मोलस्का, स्क्विड, ऑक्टोपस वगैरह जिनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है. They are having lower जो vertebrates हैं, they are having fewer. उनके red blood cells कम हैं मोलस्का की निस्बत, हायर इनवर्टिब्रेट्स की निस्बत, लेकिन उनसे लार्जर हैं एज कंपेयर टू इनवर्टिब्रेट्स. लोअर वर्टिब्रेट्स के रेड ब्लड सेल्स लार्जर हैं, जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया प्रीवियस डायग्राम में सैलमेंडर के रेड ब्लड सेल्स को. दे आर द लार्जेस्ट अमंग ऑल वर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आप देख रहे हैं जितने भी रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं सबसे लार्जर रेड ब्लड सेल सैलमेंडर के नजर आ रहे हैं बेटे. नेक्स्ट वर्टिब्रेट ब्लड एंड ब्लड सेल्स. इसी में हम नेक्स्ट पोर्शन देख रहे हैं, हीमोग्लोबिन की बात कर रहे थे. इट्स अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड, हीमा मीन ब्लड एंड ग्लोबुलस लिटिल ग्लोब. इट्स एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन. यू नो ये रेड ब्लड सेल की शेप सामने बनी नजर आ रही होगी. एक रेड ब्लड सेल आपको बड़ा ब्राइट रेड सा नजर आ रहा है और दूसरा लाइट रेड नजर आ रहा है या पिंकिश अपीयरेंस दे रहा है. ये जो पिंकिश अपीयरेंस है इट इज डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म, डीऑक्सीजनेटेड रेड ब्लड सेल. एक्चुअली जो रेड ब्लड सेल्स जिनके अंदर हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन कैरी की होती है, ऑक्सीजनेटेड होते हैं, आफ्टर बाइंडिंग विद द ऑक्सीजन hemoglobin is converted into oxyhemoglobin. And oxyhemoglobin, it is bright red in color as it is indicated in this picture. First picture ये oxyhemoglobin की appearance को show कर रही है. The lower picture it is depicting the shape of red blood cells in their deoxy form, deoxygenated form, जिसे हम जनरली हीमोग्लोबिन कहेंगे. इसके साथ थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड गैस टिश्यूज में से बाइंड की होती है. देखिए रेड ब्लड सेल्स दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स और लंग्स में ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाते हैं. जब बॉडी टिश्यूज के पास जाएंगे तो बॉडी टिश्यूज के पास जाके ऑक्सीजन लूज करेंगे, CO2 अटैच होगी और CO2 सारी की सारी इधर नहीं अटैच होती. CO2 का मेजर पोर्शन आपने पढ़ा हुआ है दैट इज ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड प्लाज्मा. तो वो बनेगा हमारे पास कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन डाइऑक्साइड गैस हीमोग्लोबिन के अमाइनो पार्ट के साथ अटैच होती है. दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन. अमाइन पार्ट को रेफरेंस दे रहा है. और जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के हीम पोर्शन यानी आयरन कंटेनिंग पार्ट के साथ अटैच होती है. एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं and each polypeptide chain is having its own heme group. और हर हीम ग्रुप में एक आयरन एटम होगा. वो आयरन एटम याद रखिएगा, एक आयरन एटम एक O2 को, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच कर सकता है. सो नेक्स्ट अगर हम देखें ये व्हाइट ब्लड सेल्स के हवाले से डिस्कशन की गई. व्हाइट ब्लड सेल में अभी भी हमने शेयर किया दैट देयर आर 2 मेजर ग्रुप्स. जो ये वाला ग्रुप है इन तीनों सेल्स को अगर आप देखें तो इनके साइटोप्लाज्म में आपको ये ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के. These granules they are the part of cytoplasm and due to presence of these granules eosinophil, basophils and neutrophils they are named as granulocytes. और lymphocytes और monocytes, lymphocyte की पे B और T टाइप गिवन है, ये मोनोसाइट है. ये जो सेल्स हैं these are the cells which are named as agranulocytes. इनमें इस तरह के साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स नहीं बनते. और इनको फर्दर डिफरेंशिएट किस बेस पे किया गया है व्हाइट ब्लड सेल्स को? बेस्ड ऑन द शेप ऑफ न्यूक्लियस. न्यूट्रोफिल 3 to 5 लोब न्यूक्लियस, ये इनके लोब्स नजर आ रहे होंगे, ये न्यूक्लियस की शेप है. बेसोफिल बाइलोब बट एनलार्ज लोब न्यूक्लियस. इयोसिनोफिल इसमें स्मॉलर लोब्स हैं, 2 to 3 लोब्स हो सकते हैं, ये लोब्स हैं इयोसिनोफिल्स के. लिम्फोसाइट्स के अंदर जो इनका न्यूक्लियस है वो तकरीबन पूरे साइटोप्लाज्म को कवर कर रहा होता है. ये लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस है बेटा, जो ये जो पूरे साइटोप्लाज्म को सराउंड कर रहा है.
और मोनोसाइट में भी एनलार्ज न्यूक्लियस है बट इट इज स्लाइटली लोब्ड, थोड़ा सा मुड़ा हुआ। तो इनमें न्यूक्लियस की शेप की बिना पे फर्दर डिफरेंशिएट किया जाता है कि कौन सी टाइप को आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो व्हाइट ब्लड सेल काउंट करते हुए जब व्हाइट ब्लड सेल काउंट होता है तो इन्हीं को ऑब्जर्व किया जाता है। एक्चुअल स्लाइड पे जब देखें, वो तो जो प्रीवियस स्लाइड आप देख रहे थे एनलार्ज्ड या आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन थी, या इसमें भी ये देखिए ये भी आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल स्लाइड पे जब स्टेनिंग प्रोसीजर से, ब्लड स्टेनिंग प्रोसीजर से ब्लड को ऑब्जर्व करते हैं तो व्हाइट ब्लड सेल कुछ इस तरह से नजर आ रहे होते हैं। जैसे बाइलोब्ड आपको जो है वो एक न्यूक्लियस नजर आ रहा है, इओसिनोफिल्स। और ये जो आपके पास हैं सारे सेल्स, दीज आर द रेड ब्लड सेल्स। ये सारे सराउंडिंग में रेड ब्लड सेल्स हैं जिनको एनलार्ज मैग्नीफाइड इमेज में इस तरह से आप देख सकते हैं, दीज आर द रेड ब्लड सेल्स, और ये बीच में सस्पेंडेड व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स एज वेल एज अदर ब्लड सेल्स, इनकी फॉर्मेशन प्रोसेस के लिए एक टर्म यूज हुई है जब बोन मैरो में हम शुरू में देख रहे थे जिस स्लाइड को, इनकी फॉर्मेशन प्रोसेस को बोलते हैं हेमेटोपायोसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स या ब्लड। अमंग द ग्रेन्युलोसाइट्स हमने डिस्कस किया इओसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं और न्यूट्रोफिल्स हैं। इओसिनोफिल्स क्या करते हैं? दे आर फेगोसाइटोटिक एंड दे इंजेस्ट फॉरेन प्रोटीन्स एंड इम्यून कॉम्प्लेक्सेस रादर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कौन फिर फेगोसाइटोस करेगा? बैक्टीरिया की फेगोसाइटोसिस के लिए बेटा मौजूद है हमारे पास लार्जर टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स व्हिच आर डेवलप्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स, उन्हें कहते हैं मैक्रोफेजेस। मैमल्स में जो है यूसिनोफिल्स एक केमिकल भी रिलीज करते हैं दैट काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ सर्टेन इन्फ्लेमेटरी केमिकल रिलीजिंग सब्सटेंसेस ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हिस्टामिन बेसोफिल से रिलीज होता है, वो इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग एलर्जी, स्पेशली इन द ब्रोंक्यूल्स। लेकिन इओसिनोफिल ऐसे केमिकल्स को इनएक्टिवेट करने के लिए काउंटर केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे। So it's another diagrammatic representation of hematopiosis, multipotential hematopoietic stem cell which is found in the bone marrow, और hemocytoblast। इसमें बेटा जो प्रिकर्सर डेवलप होंगे व्हाइट ब्लड सेल के लिए और दूसरे सेल्स के लिए, कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर जो लिम्फेटिक सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स बनाएगा, लिम्फोसाइट्स की टाइप बी और टी। बी से प्लाज्मा सेल्स बनते हैं जो फर्दर एंटीबॉडीज बनाएंगे, टी लिम्फोसाइट डायरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए। Then common myelinide progenitor, it is converted into megakaryocytes which are converted into thrombocytes, erythrocytes, mast cells, some myeloblasts. Myeloblasts फिर convert होंगे basophils, neutrophil, eosinophils, as well as in monocytes. तो बेटा ये monocytes और lymphocytes, इनको हम कहते हैं ये A granulocytes हैं, जबकि ये तीनों types granulocytes में आएंगे। और ये जो बाकी cells given है, these are the precursor cells which are formed during hematopiosis. बेसोफिल्स की हम बात कर रहे थे। अगर टोटल व्हाइट ब्लड सेल्स को देखें तो व्हाइट ब्लड सेल्स का टोटल नंबर हमने बताया 7000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। उसमें से फर्दर अगर टोटल ब्लड सेल में से परसेंटेज निकालें तो मोस्ट अबंडेंट है न्यूट्रोफिल 62%, फिर मोनोसाइट्स आते हैं 32%, बेसोफिल्स are only 1%, least abundant white blood cells. When they react with the foreign substances, their granules release two types of chemicals. Histamine and heparin is released by basophil. ये basophil है, इसकी actual diagram और ये इसकी जो enlarged या artistic representation इसकी नजर आ रही है आपको, enlarged magnified image. Histamine क्या cause करेगा? Blood vessels dilate and it leak fluid at the site of inflammation. स्वेलिंग कॉज करेगा। ये स्वेलिंग भी एक इम्यून सिस्टम की स्ट्रेटेजी है कि फर्दर एंटीजन, फर्दर पैथोजेंस ब्लड के अंदर एंटर ना हो। अनदर सब्सटेंस रिलीज्ड बाय बेसोफिल इज हेपरिन। बेटा हेपरिन क्या करेगा? इट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग। हेपरिन ने ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करना होता है। एंड न्यूट्रोफिल्स, दे आर द मोस्ट न्यूमरस व्हाइट ब्लड सेल, ऑलमोस्ट 62% ऑफ ऑल द व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का 62%। ये न्यूट्रोफिल बेटे बना हुआ नजर आ रहा है, 3 to 5 लोब इसका न्यूक्लियस होता है। और ये एक्चुअल स्लाइड पे जब इनको ऑब्जर्व किया जाता है तो न्यूक्लियस की शेप कुछ इस तरह से नजर आ रही होती है न्यूट्रोफिल्स में।
और ये भी फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करने वाले सेल्स हैं, स्पेशली एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, बट दे डू नॉट फेगोसाइटोस बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की फेगोसाइटोसिस ये नहीं करेंगे, बैक्टीरिया की फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करेंगे बेटा अदर सेल्स व्हिच आर नोन एज मैक्रोफेजेस। फिर मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स की बात होती है। ये मोनोसाइट्स आपको नजर आ रहे होंगे राइट साइड पे, और साथ ही बी और टी लिम्फोसाइट्स। ये इनकी रिप्रेजेंटेशन, मोनोसाइट आपको ये लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे होंगे डायग्राम ई में, ये स्लाइड्स की डायग्राम, और डायग्राम एफ में अगर आप देख सकें जो न्यूक्लियस ज्यादा राउंडेड सा है, कवर कर रहा है साइटोप्लाज्म को, ये लिम्फोसाइट है। डायग्राम ई मोनोसाइट, डायग्राम एफ इट्स रिप्रेजेंटिंग लिम्फोसाइट। ये इस तरह से बेटा। वेल, two distinct types of lymphocyte, they include T lymphocyte and B lymphocytes. B cells, they originate in the bone marrow and colonize the lymphoid tissue where they mature. In contrast, T cells, they are associated with and influenced by the thymus gland. Therefore, they colonize lymphoid tissue and play their role in the immune response. T cells को T cells कहते हैं इसलिए because first of all इनकी जो maturation है इसको note किया गया था, they mature in the thymus gland. And B cells, they were discovered in Bursa fabricius in birds. Birds का lymphoid mass है। हालांकि ये intestine के अंदर कुछ lymphoid tissues के अंदर mature होते हैं, birds के अलावा बाकी groups में भी है। B cells, B lymphocytes क्या करेंगे? They will divide upon a proper stimulus. दरअसल हमारे immune system उसमें दो main components हैं, B और T. T का direct response होगा और B lymphocyte plasma clone cells बना के antibodies secrete करेंगे। Humoral response इसको आपने पढ़ा हुआ। While the platelets they are responsible for blood clotting process. Platelets ने blood clotting करनी है। They are also known as thrombocytes or platelets. ये disc shape आपको जो वो clot के हवाले से नजर आ रहे हैं, disc shape cell fragments that initiate blood clotting. इसका एक proper process होता है blood clotting के हवाले से बेटा, कि blood clotting में after a specific stimulus, ये प्लेटलेट इनएक्टिवेटेड फॉर्म में और ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। एक्चुअली फिब्रिनोजन प्रोटीन को पहले फिब्रिन में कन्वर्ट किया जाता है, एक पूरा प्रोसेस है। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगी, थ्रोम्बिन कैटालिटिक प्रोटीन है जो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगी। और क्लॉटिंग साइट्स पे ये देख रहे हैं आप, व्हाइट कलर के फिब्रिन नजर आ रहे होंगे, साथ ब्लड क्लॉट में कुछ एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, और साथ रेड ब्लड सेल्स भी क्लॉटिंग प्रोसेस में असिस्ट करेंगे by forming a clot over there. तो ये red blood cells भी यहाँ पे मौजूद है। When a blood vessel is injured, platelets immediately move to the site and clump, attaching themselves to the damaged area and thereby beginning the process of blood clotting or blood coagulation. बेटा ये blood clotting process में at least 30 clotting factors involved होते हैं, जिसमें से major clotting factors को यहाँ पे show किया गया। This detail is not needed over here. Next topic है हमारे पास blood vessels. Blood vessels will be discussed inshallah in the next lecture. Thank you so much. That was all about blood and its components as well as blood cells. कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है बेटा तो आप लोग प्लीज पूछिएगा। Just raise your hand, I'll unmute you. कोई क्वेश्चन है तो बताइए।